Hello, my cute little neat hearts. I'm Preeti Singh, MBBS third year student, and here I'm covering all the concept of biology. First of all, I'm literally very sorry कि मैं बहुत टाइम से कंसिस्टेंट नहीं हूँ. ठीक है, एक्चुअली मेरे MBBS के थर्ड ईयर के एग्जाम्स चल रहे थे और मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी थी. बट अब क्या ही कर सकते हैं. बट या फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड आई ट्राई कि मैं पक्का ही कंसिस्टेंट रहूंगी. सो शुरू करते हैं आज का टॉपिक विच इज यूरिन फॉर्मेशन. ठीक है, लास्ट क्लास तक हमने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देख लिया था. फाइन. अब यार यूरिन फॉर्मेशन क्या मतलब है कि यूरिन कैसे बनता है वो पढ़ेंगे. 3 स्टेप्स में बनता है. पहला ऑल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं. दूसरा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन. तीसरा ट्यूबुलर सिक्रेशन. सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये याद रखनी है कि हर एक स्टेप में कौन कौन से पार्ट नेफ्रॉन के पार्टिसिपेट कर रहे हैं. तो पहला अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में आपका पार्टिसिपेट करता है बोमेन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलर. फाइन. सेकंड ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में पार्टिसिपेट करता है आपका पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग डक्ट. फाइन. ट्यूबुलर सिक्रेशन में आपका पार्टिसिपेट करता है पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग डक्ट. अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का क्या मतलब है? बिल्कुल फाइन फिल्ट्रेशन होना. अब ये फाइन फिल्ट्रेशन कैसे होती है? थ्रू दी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन. अब ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन क्या होता है? देखो यार, ये आपका ग्लोमेरुलर है. ग्लोमेरुलर की ये जो एंडोथेलियम लेयर होती है ये, और बोमेन्स कैप्सूल की एपिथेलियम लेयर होती है वो, और इन दोनों के बीच में जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है ये बनाती है आपकी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन. इसी के थ्रू आपकी होती है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. फाइन. अब हुआ क्या, जब आपका ब्लड एंटर किया रीनल आर्टरी के थ्रू एफरेंट आर्ट्रियोल में. ठीक है, अब मान लो आपका हार्ट कितना ब्लड पंप करता है पर मिनट? बताओ कितना होता है कार्डियक आउटपुट? 5 लीटर. 5000 ml. उस 5000 ml का जो 1100 से 1200 ml होता है वो आपकी किडनी फिल्टर करती है पर मिनट, जो कि रफली होता है 1/5 ऑफ द ब्लड पंप्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल इन अ मिनट. ठीक है, 1/5 ब्लड होता है जो वेंट्रिकल ईच वेंट्रिकल जो पंप करती है पर मिनट में, उतना आपका किडनी फिल्टर करती है. ठीक है. अब देखो यार, यहाँ पर ये जो आपकी एपिथेलियम होती है वोमेन्स कैप्सूल की, ये बनी हुई होती है आपकी पोडोसाइट सेल से. ठीक है, और ये पोडोसाइट सेल थोड़े इंटीग्रेट मैनर में अरेंज होते हैं, मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मैनर में अरेंज होते हैं, जिसकी वजह से इनके बीच में एक स्पेस क्रिएट हो जाता है जिसे हम बोलते हैं आपका फिल्ट्रेशन पोर या स्लिट पोर. इसी से क्या होता है कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ठीक है, होता है वो पास होता है. ठीक है, अब यहाँ से ब्लड आया, ठीक है, आपका ग्लोमेरुलर के अंदर. ठीक, अब उसमें क्या होता है कि सारा जो आपका प्लाज्मा है, प्लाज्मा में से आरबीसी और प्रोटीन को छोड़ करके सारी चीजें आपके बोमेन्स कैप्सूल में चली जाएंगी थ्रू दिस फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन. इसी को हम कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट क्या हुआ? प्लाज्मा माइनस आरबीसी प्लस प्रोटीन क्या पास हुआ आपकी फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन से बोमेन्स कैप्सूल में. आरबीसी और प्रोटीन को छोड़ करके सारी चीजें प्लाज्मा की चली जाती हैं. और यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है विच इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. ये क्या होता है? द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड पर मिनट बाय किडनी. वो कितना होता है? 125 ml पर मिनट और 180 लीटर पर डे. कितना फिल्ट्रेट बना पर मिनट बाय किडनी, उसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. फाइन, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, एज इट इज याद रखना है. ठीक है, सो अब हम देखेंगे ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रेशन. ये दोनों हम साथ में पढ़ेंगे क्योंकि ज्यादा अच्छे से समझ आएगा. तो पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं. देखो यहाँ पे 99% ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज रीअब्सॉर्ब बाय रीनल ट्यूब्यूल. पता है क्या होता है? जितना भी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बना, ठीक है, जो बोमेन्स कैप्सूल से रीनल ट्यूब्यूल में गया, उसका 99% जो होता है वो रीनल ट्यूब्यूल में एब्सॉर्ब हो जाता है. ठीक है, देखो यहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट था क्या क्या पास हुआ था बोमेन्स कैप्सूल से आपके रीनल ट्यूब्यूल में? ग्लूकोज, एमाइनो एसिड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम, कैल्शियम, यूरिया, वाटर एंड बाइकार्बोनेट. फाइन. ऑन एन एवरेज डेली यूरिन आउटपुट इन हेल्दी ह्यूमन इज 1 से ओ मैन इट्स 1 से 1.5 लीटर पर डे. खुद सोचो कितना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बना था.
180 लीटर पर डे, इसका सिर्फ 1.5 लीटर ही यूरिन में कन्वर्ट होता है। इसका मतलब है कि जो बचा हुआ 99% है वो तो रीएब्सॉर्ब हो गया ना। अब वो कैसे रीएब्सॉर्ब हुआ वो हम देखेंगे। यहाँ पे देखो, द रीनल ट्यूब्यूल एक्टिवली और पैसिवली रीअब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट इनटू द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। होता क्या है कि रीनल ट्यूब्यूल में जो भी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट गया उसका 99% जो है वो एक्टिवली और पैसिवली रीअब्सॉर्ब हो जाता है। अब जितनी भी अच्छी चीजें होती है ग्लोमेरुलर में जो हमारी बॉडी को जरूरत होती है वो हम रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं, वो हमारी ब्लड के वेसल्स में आ जाता है। मतलब कि जो आपके पेरिट्यूबुलर कैपिलरी है वो रीनल ट्यूब्यूल से एब्सॉर्ब कर लेती है। देखो यार, यहाँ पे ये आपका रीनल ट्यूब्यूल है, ये आपका पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है। तो रीनल ट्यूब्यूल से पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज क्या करती है, सारे न्यूट्रिएंट्स को या सारे एसेंशियल सब्सटेंसेस जो यूजफुल है हमारे लिए उसको रीअब्सॉर्ब कर लेती है। अब क्या होता है, एक और चीज है यहाँ पर, ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन का क्या मतलब है कि पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज क्या करती है, कुछ आयंस या कुछ सॉल्वेंट्स या कुछ सॉल्यूट्स हैं, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उसको दोबारा से रीनल ट्यूब्यूल में डाल देती है। ठीक है, उसको कहते हैं उसने सिक्रीट कर दिया। अब ये दिमाग में आता है कि भैया क्यों जरूरत है सिक्रीशन की, ताकि आपके बॉडी फ्लूइड में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस है वो मेंटेन रहे। वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को हम बोलते हैं ऑस्मोलैरिटी। इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर बैलेंस इन बॉडी फ्लूइड। दिस इज बेसिक एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस टर्म, क्योंकि ये अभी आगे चैप्टर में बहुत ज्यादा आएगा। ठीक है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बैलेंस, फाइन। ठीक, यहाँ पे देखो, द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज एक्टिवली सिक्रीट इलेक्ट्रोलाइट H+, पोटेशियम एंड यूरिया बैक इनटू द रीनल ट्यूब्यूल। जो आपकी पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होती है वो कुछ H+, K+, यूरिया वगैरह एक्टिवली सिक्रीट कर देती है रीनल ट्यूब्यूल्स में, ताकि ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रहे, इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर बैलेंस मेंटेन रहे। फाइन, अब हम थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे इस टर्म को, ऑस्मोलैरिटी को। तो हम थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आगे की चीजों को समझने के लिए। ऑस्मोलैरिटी समझते हैं। देखो, मान लो ये तुम्हारा रीनल ट्यूब्यूल है, ठीक है, विच इज लूप ऑफ हेनले, एंड ये आपका है पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। फाइन, अब देखो, हम दो केसेस लेते हैं। द फर्स्ट वन इज, मान लो यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है और सोडियम क्लोराइड कम है। ठीक है, ये आपका है मेडुलरी इंटरस्टिशियम। मेडुलरी इंटरस्टिशियम कुछ नहीं है, मेडुलरी टिश्यू है, क्योंकि आपका जो ये लूप ऑफ हेनले है या पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है वो आपका किडनी में प्रेजेंट है। किडनी के हमने दो पार्ट्स पढ़े थे, कॉर्टेक्स और मेडुला। मेडुलरी रीजन वाला, मेडुलरी रीजन में ही लूप ऑफ हेनले और पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है, तो ये जाहिर सी बात ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, मेडुलरी इंटरस्टिशियम। फाइन, ठीक है। अब देखो यार, अब इस मेडुलरी इंटरस्टिशियम में वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो कम है और सोडियम क्लोराइड का जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है। फाइन, तो अब मुझे बताओ कि हाई ऑस्मोलैरिटी और लो ऑस्मोलैरिटी कहाँ पर है। हमेशा याद रखना, जहां पर सोडियम क्लोराइड का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, ठीक है, और वाटर का कंसंट्रेशन कम होगा, इसका मतलब है कि वहां पर ऑस्मोलैरिटी ज्यादा है। फाइन, बस हमेशा याद रखना कि जहां पे आपका सॉल्ट ज्यादा होगा, जहां पे इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा होगा, वहां पे ऑस्मोलैरिटी ज्यादा होगी। एज सेम एज जहां पे सोडियम क्लोराइड का कंसंट्रेशन कम होगा और वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, इसका मतलब है कि वहां पे लो ऑस्मोलैरिटी होगी। फाइन, तो यहाँ पे देखिए क्या पता चल रहा है, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड कम है तो यहाँ पे लूप ऑफ हेनले में जो ऑस्मोलैरिटी है वो क्या है, लो है। और आपकी पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में जो ऑस्मोलैरिटी है, सॉरी पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में नहीं, क्योंकि मैंने मेडुलरी इंटरस्टिशियम में यहाँ पे जो ऑस्मोलैरिटी है वो ज्यादा है। ठीक है, कि यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का कंसंट्रेशन कम है, तो कैसे कम हुआ होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ गया होगा, लूप ऑफ हेनले से मेडुलरी इंटरस्टिशियम में गया होगा, तभी तो यहाँ पर कम है।
और यहाँ पे वाटर का कंसेंट्रेशन ज्यादा क्यों है, क्योंकि मेडुलरी इंटरस्टिशियम से लूप ऑफ हेनले में गया होगा। फाइन। एक हमने दूसरा केस कंसिडर किया था कि मान लो यहाँ पे वाटर का कंसेंट्रेशन कम है और सोडियम क्लोराइड का कंसेंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है, और मेडुलरी इंटरस्टिशियम में उसका ही अपोजिट, वाटर का कंसेंट्रेशन आपका ज्यादा है और सोडियम क्लोराइड का कंसेंट्रेशन जो है वो कम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वाटर का कंसेंट्रेशन ज्यादा है, मतलब कि यहाँ से वाटर इधर पास हुआ होगा तभी तो यहाँ पर ज्यादा है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड यहाँ ज्यादा है तो मतलब मेडुलरी इंटरस्टिशियम से लूप ऑफ हेनले में गया होगा। फाइन। तो ऐसा हो क्यों रहा है, ताकि आपका इलेक्ट्रोलाइट और वाटर का बैलेंस मेंटेन रहे मेडुलरी इंटरस्टिशियम और लूप ऑफ हेनले के बीच में। अब देखो होता क्या है कि मान लो हमारी बॉडी में, ठीक है, ब्लड में इलेक्ट्रोलाइट की डेफिशिएंसी हो गई, ठीक है, ठीक है, डिहाइड्रेशन हो गई, ठीक है, तो क्या होगा, वाटर ये यहाँ से मेडुलरी इंटरस्टिशियम से आपका पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में आ जाएगा, ठीक। अगर मान लो ज्यादा हो गया तो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज से आपका लूप ऑफ हेनले में चला जाएगा। इस तरीके से वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का जो बैलेंस है वो बॉडी फ्लूइड में मेंटेन रहेगा। इसी को हम कहते हैं ऑस्मोलैरिटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन लाइक एक्सक्रीशन वाला चैप्टर। फाइन। तो अब हम देखेंगे फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स, या कैसे रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन होती है नेफ्रॉन के अलग अलग पार्ट्स में, ठीक है। ये सब कुछ मैंने एक ही पेज पर पूरा लिख दिया है ताकि आपको इजीली रिलेट करने में इजी हो और समझने में भी आसानी हो, ठीक है। तो स्टार्ट दिस। देखो यार, यहाँ पे ये आपका पीसीटी है। पीसीटी से 70% जो होता है आपका वाटर यहाँ पे रीअब्सॉर्ब हो जाता है। कितना परसेंट? 70% वाटर की रीअब्सॉर्प्शन यहाँ पे हो जाती है। सारे न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, एमाइनो एसिड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, बाइकार्बोनेट्स, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होते हैं। किस किस चीज की सिक्रेशन होती है? H+ और अमोनिया की। एक चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि जितने भी आपके केटाइंस होते हैं उनकी जो एब्जॉर्प्शन होती है वो एक्टिवली होती है, और ग्लूकोज और एमाइनो एसिड की भी एब्जॉर्प्शन एक्टिवली होती है। फाइन। ये आपकी क्या है, ये पीसीटी की ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, ठीक है। तो जैसे ही आपका बोमिस कैप्सूल से पीसीटी में आया तो पीसीटी की ये जो ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, इसने ये सारी चीजें एब्जॉर्ब कर ली, और एब्जॉर्ब करके कहाँ पे जाएगा, जैसे मतलब ब्लड में जाएगा, तो सारी चीजें ब्लड में चली जाती है, ठीक है। अब पैसिवली कौन कौन सी चीजों की एब्जॉर्प्शन होती है? बाइकार्बोनेट आयन, क्लोराइड आयन, वाटर और यूरिया। याद रखना, जितने भी आपके एनायंस होते हैं उनकी जो रीअब्जॉर्प्शन होती है वो आपकी पैसिवली होती है, ठीक है, और वाटर और यूरिया भी आपका पैसिवली रीअब्जॉर्ब होता है। फाइन। ये तो बात होगी पीसीटी की। अब देखो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में क्या होता है। पहले तो याद रखना कि डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो होता है वो आपका इम्पर्मिएबल होता है इलेक्ट्रोलाइट के लिए। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि कौन सा किस चीज के लिए इम्पर्मिएबल होता है। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले आपका इम्पर्मिएबल होता है इलेक्ट्रोलाइट के लिए, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले आपका इम्पर्मिएबल होता है वाटर के लिए। तो ये याद रखना है, ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पता है इस पूरे पेज से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसको अच्छे से समझना है, ठीक। तो आपको जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है विच इज इम्पर्मिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये इम्पर्मिएबल, इलेक्ट्रोलाइट का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा पर वाटर का रीअब्जॉर्प्शन तो होगा, ठीक है। और जाहिर सी बात है जब आपके डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से वाटर जा रहा है तो फिल्ट्रेट क्या होगा, कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। तो आपको जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है वो फिल्ट्रेट को कॉन्सेंट्रेट करने में हेल्प कर रहा है। फाइन। अब यहाँ पे हम देखेंगे असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले जैसे कि मैंने बताया ये आपका इम्पर्मिएबल होता है वाटर के लिए, तो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन तो यहाँ पे नहीं होगी ना, लेकिन सोडियम क्लोराइड की रीअब्जॉर्प्शन तो यहाँ पर होगी। तो जब सोडियम क्लोराइड रीअब्जॉर्ब हो जाएगा तो जो फिल्ट्रेट है वो डाइल्यूट हो जाएगा। तो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले क्या करता है, फिल्ट्रेट को डाइल्यूट करने में हेल्प करता है। फाइन। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अच्छी चीज है क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि जो हमारा फिल्ट्रेट है वो कॉन्सेंट्रेट हो, तो यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड रीअब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है। दिस क्रिएट हाई ऑस्मोलैरिटी इन मेडुलरी इंटरस्टिशियम। जाहिर सी बात है, एक बात बताओ मुझे, अगर सोडियम क्लोराइड असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से रीअब्जॉर्ब हो रहा है तो जो आपका ये जो मेडुलरी इंटरस्टिशियम है यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी ना। ऑस्मोलैरिटी बढ़ने का क्या मतलब था, सोडियम क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाना। तो जब सोडियम क्लोराइड यहाँ से रीअब्जॉर्ब होगा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से, तो जो मेडुलरी इंटरस्टिशियम है उसमें ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी। तो ये हेल्प कर रहा है मेडुलरी इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलैरिटी बढ़ाने में, ठीक। चलो अब देखते हैं हम यहाँ पे डीसीटी। डीसीटी क्या होता है, डीसीटी में आपकी कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होती है। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन की क्या मतलब है कि सिर्फ सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करता है विद द हेल्प ऑफ अ हार्मोन जिसको हम एल्डोस्टेरोन कहते हैं। एल्डोस्टेरोन आपका बेसिकली
एक हार्मोन है, ठीक, जो आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है। एक और चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, कंडीशनल का क्या मतलब है कि जब बॉडी को जरूरत है, जब बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट की डेफिशिएंसी होने लगती है तो रीनल ट्यूब्यूल से सोडियम की एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है, इसलिए इसको कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन बोला गया है। फाइन। यहाँ पे डीसीटी में आपके कुछ आयंस की सिक्रीशन भी होती है, जैसे कि H प्लस, K प्लस और अमोनिया, ताकि ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रहे। यहाँ पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक। अब हम देखते हैं कलेक्टिंग डक्ट। अब बचा हुआ वाटर जो होता है वो यहाँ पर रीअब्सॉर्ब हो जाता है, तो कलेक्टिंग डक्ट में मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन होती है आपके वाटर की, ताकि जो हमारा यूरिन है वो कॉन्सेंट्रेट हो सके। फाइन। कुछ अमाउंट में यहाँ पे यूरिया जो होता है वो भी रीअब्सॉर्ब होता है, ताकि ऑस्मोलैरिटी बनी रहे, ठीक। तो दिस इज इट एंड दिस इज लिटरली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से समझना है। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो भी आज हमने पढ़ा है। सो नाउ इज क्वेश्चन टाइम। क्वेश्चन प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने कितना भी पढ़ लिया लेकिन आपने क्वेश्चंस लगा के नहीं देखे तो आपकी पढ़ाई का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहला देखो यार, which one of the following is correct sequence of process involved in urine formation? यूरिन फॉर्मेशन मैंने तुमको पढ़ाया, उसमें सबसे पहले मैंने क्या बताया था, क्या होता है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, दूसरा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, तीसरा ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो देखो इसमें सबसे पहले आपको फिल्ट्रेशन कहाँ दिख रहा है, ये सिक्रेशन ये नहीं हो सकता, दूसरे में फिल्ट्रेशन है, ठीक है, क्या रीअब्जॉर्प्शन है, हाँ है, और सिक्रेशन है, तो दिस वन इज करेक्ट ऑप्शन। आपको किसी और ऑप्शन पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। फाइन। सेकंड क्वेश्चन देखो, लिक्विड विच कलेक्ट इन द कैविटी ऑफ बोमेस कैप्सूल। अब हमने पढ़ा था कि देखो ब्लड एंटर करता है एफरेंट आर्टियोल में, रीनल आर्टरी से, फिर ग्लोमेरुलर में आता है, ग्लोमेरुलर से प्लाज्मा में से आरबीसी और प्रोटीन को हटा दो तो वो सारी चीजें आपकी बोमेस कैप्सूल में जाती है। मतलब कि प्लाज्मा माइनस आरबीसी प्लस प्रोटीन कहाँ पर है यार, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन तो नहीं होगा ये रहा। अब यार ये देखो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन कहाँ पे एक्यूमुलेट होता है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में हमने देखा था कि भैया डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो होता है वो इम्पर्मिएबल होता है आपका सोडियम क्लोराइड के लिए, तो सोडियम क्लोराइड मूव नहीं करेगा, वाटर मूव कर जाएगा, वाटर मूव कर जाएगा तो फिल्ट्रेट है वो कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, तो आपका कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन होगा। तो ये आपका डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में हो सकता है, ठीक है। ग्लाइकोजन और वाटर, ग्लाइकोजन तो हमने कहीं देखा ही नहीं कि कहीं स्टोर होता हो, ठीक, सल्फेट वगैरह भी नहीं देखा, ठीक। तीसरा क्वेश्चन देखो, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर विच इज 70 से 80% फ्रॉम दी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज रीअब्सॉर्ब इन विच पार्ट, किस पार्ट में 70 से 80% वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट रीअब्सॉर्ब होता है। ये तो डायरेक्टली एनसीईआरटी से कहाँ पे होता है यार, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटर ट्यूब्यूल में, पीसीटी, ठीक है। चौथा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिमूव फ्रॉम द फिल्ट्रेट एट लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले में क्या रिमूव होता था सबसे ज्यादा, वाटर एंड सोडियम क्लोराइड हमने देखा था, ठीक है। तो देखते हैं, एमाइनो एसिड नहीं, हार्मोन नहीं, वाटर हो सकता है, ग्लूकोज भी हमने नहीं देखा था, ठीक है, और यहाँ पे सोडियम क्लोराइड दिया ही नहीं हुआ तो हम उसके बारे में सोचेंगे ही नहीं। फाइन। ये क्वेश्चन 5 जो है ये तुम खुद करके आओगे और मुझे इसके आंसर्स प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है, देन आई विल डिस्कस इट। सो दिस इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। टू एंड दिस लेक्चर में बस इतना कहना चाहूंगी कि जब हम हार मानने से मना कर देते हैं ना तो हमारे जीतने के चांसेस 100% हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप करते रहोगे, आप फेल हो रहे बट फिर भी आप दोबारा खड़े हो रहे हो, दोबारा मेहनत कर रहे हो, दोबारा अपनी गलतियां एनालाइज कर रहे हो, तो तुम एक दिन सक्सेसफुल जरूर हो जाओगे, ठीक है। सो डोंट गिव अप। गिव अप पता है कब किया जाता है, जब आपको लगता है कि यार आप जितना कर सकते थे आपने सब कर दिया, अब ऐसा कुछ नहीं है जो आप कर सकते हैं, और जब जब आपकी पीस ऑफ माइंड तक कोई चीज आ जाती है कि यार अब तो मैं बहुत ही ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो रहा हूँ, अब मेरी मन की शांति भी खत्म हो रही है, तब हम गिव अप करते हैं, ठीक है। वैसे वो स्टेज कभी आता नहीं, आपको चीजें मिली जाती हैं, ठीक है। सो डोंट गिव अप एंड if you like this video, give us a thumbs up, press the bell icon and subscribe my channel and share to all the students who want to study zoology especially, and to all the students who really need these videos. Fine. Or I'm literally working very hard toward this. I'm trying to teach best as I can do. Okay, so bye bye, see you in another lecture.